एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सलीमा अपनी ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी, यानी अपनी गर्मियों का जो शिविर था उससे वह बहुत उत्साहित थी और अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। यानी जो सलीमा नाम की लड़की है वो अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत ही उत्साहित थी और अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने के लिए गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल और सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नकुली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष देखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। यानी आओ कुछ करके सीखें। यानी क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या क्या परिवर्तन देखा। हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है वन वृक्षों, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। उन कारकों के आधार पर संघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। आओ कुछ करके सीखें। सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिनके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। दूसरा है घास स्थल, यानी जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। फिर है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही है। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके गुण और वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। अब है, क्या आप जानते हैं कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतनी विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों। अब है वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। आप चित्र 6.3 में ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन है वो, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है।
आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। यानी ये वृक्ष इतने घने होते हैं कि इसके अंदर है वो जो दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश है वो वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप देख सकते हो चित्र 6.3 यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कितने घने वृक्ष हैं। क्या आप जानते हैं कि एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। आओ कुछ करके सीखें। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताइए। यानी आपको उन राज्यों के नाम बताने हैं जो सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं भारत में। तो कहाँ पाए जाते हैं उन राज्यों के नाम बताने हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। चित्र संख्या 6.4 इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन, लूंगर एवं बंदर आदि। तो चित्र 6.5 और 6.6, 6.8 में आप देख सकते हो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो इस तरह से दिखाई देते हैं और जो बाघ है वो इस तरह से दिखाई देता है। तो बाघ को तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि हमने टीवी वगैरह, अखबार वगैरह इसमें देखा है। और ये है गोल्डन लंगूर। 6.6 चित्र में है गोल्डन लंगूर। अब है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। चित्र संख्या 6.7 में ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। तो आप चित्र संख्या 6.7 शीतोष्ण सदाबहार वन यानी इस तरह से जो शीतोष्ण सदाबहार का वन है वो इस प्रकार से दिखता है जो आपको 6.7 चित्र में दिख रहा है। अब है चित्र संख्या 6.8 यानी इसके अंदर ये हाथी हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। चित्र संख्या 6.11 ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एस, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। यानी जो फिजेंट है वो आप चित्र संख्या 6.9 में देख सकते हो। यानी इस तरह का होता है फिजेंट। और चित्र संख्या 6.10 में जो मेनाल नाम का जानवर होता है वो इस तरह का होता है। चित्र 6.11 ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है। अब है भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं यानी अलग हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। चित्र संख्या 6.12 यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया की भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी यानी चित्र संख्या 6.12 में आप देख सकते हो कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग जो इस तरह से लगाए जाते हैं और इस इमेज में जिस तरह से दिख रहे हैं ऐसे ये दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं? उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है और इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश शिष्ट के फल पैदा किए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। तो आओ कुछ करके सीखें।
अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 क एवं ख इन्हें टेंगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबार कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर हैं वो पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रूसी भाषा में टेंगा का अर्थ शुद्ध एवं अनछुआ होता है? तो आप चित्र संख्या 6.13 में देख सकते हो, शंकुधारी वन है वो इस तरह से होता है। और जो चित्र संख्या 6.13 है, हिमाच्छादित शंकुधारी वन है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। अब है घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। चित्र संख्या 6.14, यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर हैं वो पाए जाते हैं। तो आप चित्र संख्या 6.15 में आपका जो चित्र है वो 6.14 उष्णकटिबंधीय घास स्थल वह इस प्रकार का दिखाई देता है। और हमारा जो चित्र संख्या 6.15 है, इसमें जिराफ, तो जो जिराफ है वो इस तरह से दिखाई देते हैं। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य आकांक्षी क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी, पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो इनको कौन कौन से नाम से जानते हैं? पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राजील कंपोस्ट, वेनेजुएला लाइनोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है अर्जेंटीना में पेपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डान। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसी टूट्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। चित्र संख्या 6.16 में हम देखेंगे। देखो इस प्रकार से जो वालरस होता है वो इस प्रकार से दिखता है और ध्रुवीय भालू है वो इस तरह का होता है और सील है वो इस तरह का होता है। इस सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया है। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार के पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि कहाँ से पाएंगे, यानी हमें कहाँ से मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें एवं इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो गाइज इस तरह से हमने जो हमारा चैप्टर है इसको हमने पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।